नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय लिंग के बारे में। परीक्षाओं में सामान्यतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है, यानी लिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो उसका कोष्टक में लिखा हुआ है चिन्ह। लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है, प्रतीक भी होता है। और जो व्याकरणिक इकाई लिंग है उसकी जो परिभाषा है बोर्ड पे हमारे सामने लिखी हुई है। परिभाषा इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए कि शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि लिंग के कितने भेद हैं, तो आगे लिखें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग नहीं होता है, या तो पुल्लिंग होंगे शब्द या फिर स्त्रीलिंग होंगे। अब शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित करने के लिए भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 कौन कौन से? प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक शब्दों को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। प्राणीवाचक मतलब सजीव। जो सजीव हैं या तो वे नर हैं या मादा हैं। तो नर और मादा को हम आसानी से पहचान लेते हैं कि वो पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में। जैसे कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इस तरफ पुल्लिंग है और इस तरफ स्त्रीलिंग है। जैसे लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़ी, गाय, बैल, मामा, मामी, चूहा, चूहिया। तो ये सभी प्राणीवाचक है, इसलिए हम इनको आसानी से पहचान पा रहे हैं। आगे 4 उदाहरण और हैं, पति, पत्नी, भाई, बहन, बकरा, बकरी, कुत्ता, कुतिया। तो इस तरह से जितने भी प्राणी हैं उनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उनके नर या मादा रूप की वजह से आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन अब जो शब्द अप्राणीवाचक हैं, यहां पर मैंने लिखे नहीं है, अब हम उसको आगे देखते हैं कि जो अप्राणीवाचक शब्द हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। लिंग के संदर्भ में प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों को देखते समय यह खास ध्यान रखने का है कि जितने भी प्राणीवाचक शब्द हैं या सजीव प्राणियों की चर्चा जब होती है तो उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निश्चित रूप से होगा। यानी कि हर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनेगा और हर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी होगा। लेकिन जब अप्राणीवाचक शब्दों की हम बात करते हैं तब यह आवश्यक नहीं है। शब्द या तो पुल्लिंग में होंगे या स्त्रीलिंग में होंगे। हाँ, कुछ शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन सकते हैं अप्राणीवाचक में, लेकिन जरूरी नहीं है सबके बने। जैसे एक शब्द है पटरी, रेल की पटरी, तो पटरी स्त्रीलिंग है, उसका कोई पटरा नहीं होता। इसी तरह से और शब्द की बात करें हम, कलम जिससे हम लिखते हैं, तो कलम स्त्रीलिंग है, इसका कोई पुल्लिंग नहीं बनता है। अब हम आगे देखते हैं यहां पर अप्राणीवाचक शब्द। तो ये अप्राणीवाचक शब्द बोर्ड पर लिखे हैं कुछ मैंने, कमरा, कुर्सी, चाय, दूध, पंखा, घड़ी, सब्जी, सूरज। ये सब अप्राणीवाचक शब्द हैं। इनका लिंग जब हमें जानना हो तो हमको वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और वाक्य प्रयोग करते समय विशेषण और क्रिया मुख्य रूप से इन 2 चीजों से पता पड़ता है कि पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में आएंगे। वो कैसे? तो उदाहरण नीचे दिए हुए। जैसे हमारे जो शब्द थे दूध और चाय, तो इन दोनों के वाक्य बना दिए। दूध अच्छा है, चाय अच्छी है। यानी दूध के लिए अच्छा शब्द आया, चाय के लिए अच्छी शब्द आया। और अच्छा और अच्छी क्या है? विशेषण है। तो अच्छा से मालूम पड़ रहा है कि दूध पुल्लिंग है और अच्छी से पता पड़ रहा है कि चाय स्त्रीलिंग है। फिर दूसरे शब्द हैं कमरा और कुर्सी। ये कमरा और कुर्सी, इनको भी जानने के लिए हमने यहां पर वाक्य में प्रयोग करा है कि कमरा बड़ा है और कुर्सी बड़ी है। तो बड़ा से पता पड़ रहा है कि ये पुल्लिंग है और बड़ी से मालूम पड़ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। तो ये भी विशेषण ही है। फिर इसके बाद 2 शब्द और हैं, पंखा और घड़ी। ये पंखा और घड़ी, इनका भी लिंग जब हमको जानना है तो वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। तो पंखा चल रहा है और घड़ी चल रही है। तो रहा है और रही है, इससे मालूम पड़ता है कि पंखा पुल्लिंग है और घड़ी स्त्रीलिंग। और ये दोनों क्या है? क्रिया है। रहा और रही क्रिया है, इससे मालूम पड़ रहा है कि पंखा और घड़ी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर नीचे जो उदाहरण है सब्जी और सूरज, ये शब्द हैं सब्जी और सूरज।
इनका जब लिंग निकालना हो या लिंग का निर्धारण करना हो तो वाक्यों में प्रयोग करना पड़ेगा। 2 वाक्य बना दिए यहां पर, सब्जी उगने वाली है, सूरज उगने वाला है। तो सब्जी वाली है इसलिए स्त्रीलिंग, और सूरज वाला है इसलिए पुल्लिंग। तो यहां भी हमको क्रिया से मालूम पड़ रहा है कि इनमें कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग। तो कुल मिलाकर किसी भी शब्द का लिंग जानना हो, अप्राणीवाचक शब्द का, तो उसका वाक्य में प्रयोग करके लिंग पता किया जा सकता है। यहां पर साइड में मैंने कुछ शब्द और लिखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे तेल पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो तेल अच्छा है तो पुल्लिंग। पानी अच्छा है पुल्लिंग। लस्सी अच्छी है तो स्त्रीलिंग। गंगा अच्छी है तो स्त्रीलिंग, या गंगा बहती है तो स्त्रीलिंग। लोटा अच्छा है तो पुल्लिंग, या लोटा लुढ़क गया पुल्लिंग। रोटी बन रही है, रोटी अच्छी है स्त्रीलिंग। रात अच्छी है स्त्रीलिंग, या धन अच्छा है या धन मिल गया पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आसानी से समझ सकते हैं। अभी हमने प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण को जानने का प्रयास किया। वो प्रयास करते करते एक चीज स्पष्ट हो गई है कि हिंदी में लिंग को पहचानने का कोई व्याकरणिक नियम नहीं है, इसे हम व्यवहार से ही जान सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करके बड़ी सरलता से पता लगाया जा सकता है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। इसलिए हमें व्याकरण से थोड़ा दूर रहकर यहाँ पर व्यवहार से समझना होगा। अब 2 तरह के शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग। मैंने कहा था कि प्राणीवाचक शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इधर वाले शब्द की बात करें पुल्लिंग, तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा हम पुल्लिंग में ही करते हैं। जैसे मच्छर होता है, अब मच्छर को मच्छरी नहीं कहते, चाहे नर हो या मादा हम उसको मच्छरी कहते हैं। इसी तरह से भालू, नर हो या मादा हम भालू ही बोलते हैं। खरगोश, मगरमच्छ, उल्लू, खटमल, केंचुआ, चीता, तोता, कौवा, इन शब्दों का प्रयोग हम सदैव पुल्लिंग में ही करते हैं, जबकि इनके स्त्रीलिंग भी होते हैं। मगरमच्छ में भी स्त्रीलिंग है, खटमल में भी स्त्रीलिंग है, केंचुआ में भी स्त्रीलिंग, सबके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हम इनका वाक्य में प्रयोग करते समय इनका पुल्लिंग में ही उल्लेख करते हैं। यदि इनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसके लिए फिर हम उसके आगे मादा लगाते हैं। जैसे मच्छर का स्त्रीलिंग होगा मादा मच्छर, भालू का मादा भालू, खरगोश का मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ, मादा खटमल, मादा केचुआ, मादा कौवा। यानी कि इनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो इनके आगे मादा शब्द का उपयोग करते हैं। इसी तरह से ये भी हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। चिपकली हम हमेशा चिपकली ही बोलते हैं, चाहे दीवार पर नर हो। गिलहरी को हमेशा गिलहरी बोलते हैं, चाहे नर हो या मादा। यानी कि इन शब्दों को हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं। छिपकली हो, गिलहरी हो, बुलबुल, तितली, चील, मक्खी, मछली, लोमड़ी, भेड़, जूं, कोयल, जोंक, इन सभी शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही किया जाता है। और इनका जब पुल्लिंग बनाना हो तो उसके आगे हम नर लगा देते हैं। यहां पर ये शब्द लिखा है नर और यहां लिखा है मादा। जैसे भेड़ का पुल्लिंग बनाना हो तो नर भेड़, मक्खी का पुल्लिंग बनाना हो तो नर मक्खी, तितली का बनाना हो तो नर तितली। तो इस प्रकार इन शब्दों में नर या मादा लगाकर इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नर या मादा न होकर आकारगत होता है, यानी अप्राणीवाचक शब्द हैं। इनमें आकार के आधार पर छोटा है या बड़ा है, इस आधार पर भी हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कुछ शब्द है नाला तो इसका स्त्रीलिंग नाली, लोटा तो क्या लुटिया, डिब्बा डिबिया, तो ये सभी पुल्लिंग है और ये इधर वाले स्त्रीलिंग है। हथौड़ा हथौड़ी, कटोरा कटोरी, पतीला और पतीली, तो ये सभी शब्द जो हैं इनके आकार की दृष्टि से हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ी छोटी होती है। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। यानी इनके साइज के अनुसार, आकार के अनुसार इनका निर्धारण होता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अर्थात हिंदी में इस तरह से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जाता है। हिंदी में पदनामों का लिंग निर्धारण करते समय एक बात खास ध्यान रखने की है कि वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
दोनों में समान रूप से चलते हैं। अर्थात पदनाम यानी पोस्ट, यानी पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हो या किसी के लिए उस शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, दोनों रूप में समान है। सभापति पुरुष हो तो भी सभापति, स्त्री हो तो भी सभापति। इसी तरह से राष्ट्रपति पुरुष हो तो भी राष्ट्रपति और स्त्री हो तो भी राष्ट्रपति। इसी तरह से प्रधानमंत्री, सचिव, निदेशक, पत्रकार, व्याख्याता, प्रबंधक और अनेक बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि उस पर बैठा हुआ व्यक्ति भले पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। इनका लिंग निर्धारण भी वाक्यों द्वारा ही होता है। यदि पुरुष सभापति है तो आएगा सभापति भाषण दे रहे हैं, और महिला सभापति है तो हो जाएगा सभापति भाषण दे रही हैं। तो यहाँ पर रहे हैं और रही हैं से ही मालूम पड़ेगा कि पुरुष है या स्त्री, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इसी तरह से पत्रकार, पत्रकार दोनों लिंगों में आता है, लेकिन जब हम कहेंगे पत्रकार जा चुका है तो पुल्लिंग, और पत्रकार जा चुकी है तो स्त्रीलिंग। अर्थात पदनाम जितने भी होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से चलते हैं, चाहे उन पर बैठा हुआ व्यक्ति पुरुष हो चाहे स्त्री, समान रूप से चलेंगे। लेकिन जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब उनके लिंग का निर्धारण होगा। इसलिए पदनाम से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः वाक्य प्रयोग के साथ ही पूछा जाता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हम इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ते समय संस्कृत व्याकरण का आश्रय न लें। संस्कृत की व्याकरण अलग तरह से चलती है और हिंदी की व्याकरण अलग तरह से। यही चीज यहाँ लिंग में भी स्पष्ट होती है। जैसे अब हम बात करें आत्मा, महिमा, गरिमा, जय, पराजय, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत में पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यही शब्द जब हिंदी में आते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे आत्मा होती है, महिमा होती है, गरिमा होती है, जय हो गई, पराजय हो गई, यानी सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग बन गए। इसी तरह से नीचे जो है फिर 3 शब्द हैं कि तारा, व्यक्ति, देवता, ये तीनों शब्द संस्कृत के अंतर्गत स्त्रीलिंग हैं, लेकिन हिंदी में आकर ये सब के सब पुल्लिंग हो गए। देवता होता है, व्यक्ति अच्छा है, तारा निकल गया, तो ये तीनों के तीनों हिंदी में आकर पुल्लिंग हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें कि जब संस्कृत पढ़ें तो पूरी तरह से संस्कृत पढ़ें, और जब हिंदी पढ़ें तो पूरी तरह से हिंदी पढ़ें। अभी तक हमने देखा कि कुछ शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर ही हमें पता पड़ता है कि कब इसका प्रयोग पुल्लिंग में हुआ और कब स्त्रीलिंग में। ऐसे शब्दों में से 3 मैंने बोर्ड पर लिखे हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी आगे करा है, जिसमें पहला है हार। अब हार शब्द पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी। कैसे कि हार अच्छा है, तो गले में पहनने वाले हार की बात हो रही हो तो हार अच्छा है तो पुल्लिंग, और रावण की हार हुई तो यहां पर हार हो जाएगा स्त्रीलिंग। दूसरा शब्द है जंग, तो चाकू पर जंग लग गया तो जंग यहां पर हो जाएगा पुल्लिंग। और दूसरा वाक्य दोनों देशों में जंग छिड़ गई तो यहां पर जंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसी तरह से तीसरा शब्द है कल। कल का तुम्हारा कल कब आएगा, तुम्हारा कल कब आएगा तो पुल्लिंग। और यहां पर दूसरे में जब कल शब्द आता है तो इस कल का अर्थ है शांति, कि चुनाव के कारण कल नहीं पड़ती, यानी चुनाव के कारण शांति नहीं पड़ती, कल नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो हमें ध्यान रखना है कि शब्द का लिंग निर्धारण मूल रूप से वाक्य प्रयोग के आधार पर ही होता है। हमने हिंदी व्याकरण की बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है। आप हिंदी व्याकरण की कोई सी भी किताब उठाइए और उसमें लिंग के अध्याय को देखिए, तो लिंग के अध्याय में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वर्गीकरण करते समय कुछ इस तरह का विवरण भी मिलता है। आप कोई भी किताब उठाएंगे उसमें देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ पुल्लिंग शब्द और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे उनकी एक लिस्ट नीचे दी गई होती है। उसी लिस्ट की कुछ खास खास बातें मैं यहां पर बोर्ड पर प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे पहला है दिन या वार, यानी जितने भी दिन हैं, वार हैं, सोमवार से रविवार तक, सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये सभी के सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है समुद्रों के नाम।
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर, काला सागर, जितने भी सागर समुद्र हैं, सागर या महासागर, ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर हिंदी वर्णमाला के वर्ण, अब हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे संयुक्त वर्ण हो, चाहे अयोग वहां हो, ये सभी के सभी पुल्लिंग में आएंगे, केवल ई और री को छोड़कर। खास ध्यान रखें, मैंने यहां छोड़कर शब्द लिखा है, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि वाला री, ये तीनों स्त्रीलिंग में जाएंगे और बाकी सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। फिर इसके नीचे हैं देशों के नाम, जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सारे के सारे देश पुल्लिंग कहलाएंगे, केवल श्रीलंका को छोड़कर। हम सभी जानते हैं लंका जल गई, लंका जल गया नहीं कहते हैं, इसलिए लंका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी देश पुल्लिंग में आएंगे। फिर ग्रहों के नाम, मैंने भले यहाँ ग्रह लिखा है, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, ये समस्त पुल्लिंग में आएंगे, चाहे मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, यम हो, या और जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, केवल पृथ्वी को छोड़कर। केवल पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में है, बाकी सभी की सभी पुल्लिंग में आएंगे। फिर नीचे एक और है धातुओं के नाम, तो जितनी भी धातुएं होती है, चाहे लोहा हो, सोना हो, पीतल हो, कांसा हो, ये सभी के सभी धातुएं पुल्लिंग में आती है, केवल चांदी को छोड़कर। चांदी स्त्रीलिंग में है, बाकी सब पुल्लिंग में है। फिर पेड़ों के नाम, नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, पपीते का पेड़, तो जितने भी पेड़ हैं, पेड़ या वृक्ष, ये सभी पुल्लिंग में आएंगे, इमली को छोड़कर। इमली का जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग में आते हैं। अब देखो यहां पर इस तरह से लिस्ट तो है, लेकिन लिस्ट के साथ हर जगह अपवाद भी हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है लिस्ट केवल सहायता के लिए है, ये पूरा के पूरा नियम नहीं है। अब हमारे सामने कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, हेडिंग डला हुआ है स्त्रीलिंग शब्द, यानी कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट यहां पर है। पहला है तिथियों के नाम, तो जितनी भी तिथियां हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, पंचमी आदि आदि सब स्त्रीलिंग में आएगी। फिर भाषाओं के नाम, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, जापानी, तमिल, तेलुगु आदि आदि सब स्त्रीलिंग में आएगी। फिर लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि समस्त लिपियां स्त्रीलिंग में आएगी। फिर चौथा है बोलियों के नाम, तो जितनी भी बोलियां हैं, चाहे ब्रज हो, अवधी हो, मारवाड़ी हो, भोजपुरी हो, वागड़ी हो, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग में आएगी। और पांचवा है नदियों के नाम, तो संसार की जितनी भी नदियां हैं, गंगा, चंबल, कावेरी, गोदावरी आदि आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। अब हमें यहां पर एक चीज का खास ध्यान रखना है कि किताबों में वर्गीकरण अवश्य मिलता है, लेकिन फिर भी हमें वाक्य प्रयोग के आधार पर ही निर्णय करना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। अगर शब्द प्राणीवाचक है तो हम नर और मादा के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों को पहचानने के लिए एकमात्र सही तरीका है कि उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए। और वाक्य में प्रयोग करने के बाद या तो विशेषण या फिर क्रिया, इन दोनों में से किसी भी एक की मदद से हमको आसानी से पता चल जाता है कि शब्द में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आज हमने लिंग की चर्चा की। इसके बाद वाले वीडियो में हम लिंग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।